गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था गुप्तकालीन जो है राजवंश के बारे में। आज हम बात करेंगे गुप्तकालीन प्रशासन, जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था, गुप्तकालीन प्रशासन, जिसमें गुप्तकालीन प्रशासन के साथ साथ गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था, समाज, धर्म, कला और संस्कृति के बारे में। दोस्तों, हमने बात की थी तो गुप्तकालीन शासकों के बारे में बात की थी। तो गुप्तकालीन वंशावली या गुप्तों का जो उदय कैसे हुआ, उनका विकास कैसे हुआ, तो विकास क्रम के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे गुप्तकालीन प्रशासन, गुप्तकालीन समाज, गुप्तकालीन कला और संस्कृति, गुप्तकालीन धर्म, गुप्तकालीन जो निर्माण किए थे, और गुप्तकालीन समाज कैसा था, कि समाज का प्रारूप क्या था, और गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था मतलब उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी या अर्थव्यवस्था के उनके साधन क्या थे। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं गुप्तकालीन प्रशासन व्यवस्था। गुप्तकालीन प्रशासन जो था वो गुप्तकालीन प्रशासन गुप्तकालीन जो प्रशासन था उसमें जो है अलग अलग अधिकारी थे, और उनके प्रशासन में जो है राजा मुख्य होता था, लेकिन राजा के साथ काम करने वाले और भी जो है पदाधिकारी जो है नियुक्त किए जाते थे। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि गुप्त जो शासक थे उन्होंने मौर्यों के विपरीत, जो मौर्य जो शासक जो है अपने आप को महाराज या राजा या राष्ट्र को वाला भोग, जो भोज, ऐसी जो मौर्य काल में जो राजा उपाधि लेते थे, उसके विपरीत गुप्तकालीन राजाओं ने महाराजाधिराज, जैसे चंद्रगुप्त जो है विक्रमादित्य ने ली थी महाराजाधिराज, परम भट्टारक जैसी जो उपाधियां है जो है गुप्तकालीन जो है राजा लेते थे। जैसे कुमार गुप्त है, उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि ली थी। अब जो प्राचीन जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने महाराजाधिराज की, और अपने आप को मौर्य शासकों के विपरीत गुप्त शासकों ने अपने साथ में महाराजाधिराज और परम भट्टारक जैसी जो है उपाधियां धारण की। तथा गुप्तों में, और इसके अलावा ये जो है गुप्तकालीन जो शासन जो है प्रशासन है वो छोटे छोटे राज्यों में भी बटा हुआ था। इसके अलावा जो बात करते हैं गुप्त राज्य है जो है देवी शक्ति में, राज्य की देवीय शक्ति में जो है विश्वास करते हैं, कि मतलब जो राजा है वो गुप्तकालीन जो है गुप्त लोग मानते थे कि जो राजा है धरती पर देवी शक्ति का जो है प्रतीक है, तो राजा की जो है देवी शक्तियों को मानते थे। विष्णु भगवान जो है, और इन राजा को विष्णु भगवान का रूप मानते थे, मतलब विष्णु भगवान जो है इस काल में प्रमुख थे। विष्णु भगवान जो है प्रमुख थे, क्योंकि गुप्त काल में ही जो है अवतारवाद की जो संकल्पना है उसका जो उदय है अब गुप्त काल में हुआ था। अवतारवाद जो अर्धनारीश्वर रूप है शिव और पार्वती का, उसका जो है अवतार भी, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश है, उनका जो है अवतार, और विष्णु के जो पूरे जो अवतार है वो सारे जो है विकास है गुप्त काल में हुआ था। तथा गुप्त काल में जो है प्रयाग प्रशस्ति में जो है राज्यसभा का उल्लेख होता है। मतलब राज्यसभा, प्रयाग प्रशस्ति है, बताया था पिछली कक्षा में कि समुद्रगुप्त के समय में जो हरिसेन है, जो उसका मंत्री था, संधि विग्राहक मंत्री था, उसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। तो प्रयाग प्रशस्ति में गुप्तकालीन जो है एक शब्द आता है, राज्यसभा का जो है उल्लेख होता है। उसके अलावा गुप्त काल में पहली बार दीवानी और फौजदारी कानूनों की चर्चा होती है। कानूनों का जो है, कानूनों की विस्तार से चर्चा,
गुप्तकालीन समय में दीवानी जो है, दीवानी जो ये है, और फौजदारी मतलब कानून मतलब न्याय, न्याय व्यवस्था। तो दीवानी और फौजदारी जो है, दीवानी जो मुकदमे है, तो दीवानी मुकदमे में जैसे दोस्तों जमीन, कृषि का मुकदमा, या फिर कोई भी जो जैसे प्रशासनिक जो मुकदमे आते थे वो दीवानी न्यायालय के अंतर्गत आते थे। चोरी, लूटपाट, हत्या जो है वो फौजदारी कानून के अंतर्गत आता था। तो गुप्त काल में पहली बार दोस्तों दीवानी और फौजदारी जो है कानून है उनका जो है विस्तार से चर्चा, मतलब उनके ऊपर विस्तार से जो है बातें की गई। इसके अलावा फाहियान जो है, जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया, तो फाहियान ने जो इनका दंड विधान बताया, दंड विधान है उसको बताया फाहियान ने कि गुप्त काल का जो दंड विधान था वो कोमल था, मतलब दंड विधान जो है कठोर दंड विधान नहीं था। मतलब जो पहले किन्हीं जो राजवंशों के जैसे वर्धन वंश के समय चलता था कि आंख, किसी ने आंख फोड़ दी तो आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, हाथ के बदले हाथ, मतलब वो कठोर दंड विधान नहीं था। दंड विधान में जो है व्यक्ति को उस दंड विधान से जो है मुक्ति भी दे दी जाती थी। इसके अलावा गुप्त साम्राज्य जो है बटा हुआ था। सबसे पहले वो होता था प्रांत, प्रांत सबसे बड़े होते थे। उसके बाद में आता था भुक्ति, भुक्ति के बाद में आता था विषय, और विषय के बाद में आता था, विषय के बाद में आता था बीथी, बीथियो, और फिर आता था गांव। गांव भी बनता है, आपको पता है, छोटे छोटे परिवारों से मिलकर। तो प्रांत का जो प्रभारी होता था, प्रांत का जो प्रभारी होता था, इसको ऊपरिक महाराज, ऊपरिक महाराज जो है प्रांत का जो प्रभारी है दोस्तों, उसको ऊपरिक महाराज संभालता था। विषय का विषयपति, विषय का जो है विषयपति होता था, विषयपति। और गांव में जो प्रशासन संभालता था उसको गोप्ता कहते थे। जब गुप्त काल में जो है सबसे बड़ा जो होता था, एक बहुत बड़ा जो है जगह है, उसको बहुत बड़ी जो है पूरा एक शासन होता है। जैसे कोई भी जगह गुप्त काल में रही होगी, जैसे मगध है तो मगध को एक प्रांत माना। उस मगध के जो प्रांत में बहुत सारे जो है छोटे छोटे जगह है, बड़ी बड़ी जगह, मतलब उन जगहों को जैसे बड़ी जगह, जैसे मान के चलो जिला पे, जैसे एक राजस्थान है तो राजस्थान को पूरे को एक प्रांत मान लिया। उस राजस्थान के अंतर्गत जो भी है जैसे जिले हैं उनको भुक्ति मान लिया, और उन जिलों में जो तहसील है उनको विषय मान लिया, और उन तहसीलों पे भी जो छोटे छोटे खंड स्तर पर जो बनी हुई है उनको बीथी मान लिया। और बाकी का जो सबसे छोटी जो इकाई है गांव होती थी, गांव भी कुटुंब और कबीलों से मिलकर जो है गांव बनता था। उसके अलावा जो है कि गुप्त काल में जो सबसे बड़े अधिकारी होते थे, गुप्त काल का जो सबसे बड़ा जो अधिकारी होता था वो होता था सबसे बड़ा अधिकारी कुमारामात्य। कुमारामात्य जो है गुप्त काल का सब जो अधिकारी होता था वो संभवतः जो कुमारामात्य जो अधिकारी होते थे, ये जो प्रशासन के जो मुख्य जो कानून होते थे उनकी देखभाल करने वाले व्यक्ति तो होते थे। और कुमारामात्य जो है यह गुप्तकालीन वह अधिकारी था जो संभवतः राजघराने से दोस्तों संबंधित होता था, या राजघराने से संबंध रखने के अलावा कुमारामात्य का जो कर्तव्य होता था, या फिर वो राजपुत्र और ऐसे व्यक्ति होते थे। इसके अलावा जिले में जो प्रशासन करने के लिए नगर श्रेष्ठी, जिले का जो प्रशासन जो संभालने के लिए नगर श्रेष्ठी, मतलब नगर के सबसे धनी व्यक्ति, नगर श्रेष्ठी, नगर के सेठ लोग, नगर श्रेष्ठी, सार्तवाहा जो व्यापारी वर्ग होता था, जो ये भी व्यापारी वर्ग है, ये भी है, तो सार्तवाहा जो व्यापार घूमकर करते थे, और प्रथम कुलिक, प्रथम कुलिक जो है नगर का व्यापार देखते थे। सार्तवाहा, नगर श्रेष्ठी और प्रथम कुलिक है जो नगर का जो व्यापार देखने का कार्य करते थे। करों की कुल संख्या जो है गुप्त काल में 18 बताई गई है। कुल जो कर है दोस्तों गुप्त काल में कितने थे? करों की संख्या कितनी थी? करों की संख्या है 18 बताई गई है। इसमें भाग और भोग और ऊपरी कर इनके नाम थे करों के। भाग, भोग, ऊपरी कर, ऊपरी कर है जो इनके नाम दिए गए। करों की संख्या है 18 बताई गई।
तथा वेतन के बदले कर्मचारियों को भूमि का जो है भूमि अनुदान भी, मतलब कोई कर्मचारी होता था उसको जो अब वेतन देते हैं सैलरी की जगह किसी किसी कर्मचारी को जो है भूमि भी जो है दान में दी जाती थी। गांव की जो छोटी इकाई है उसको पेट कहते थे। गांव की जो इकाई होती है उसको पेट भी कहा जाता था और इसका जो मुखिया है महत्तर भी इसको कहा जाता था। गांव की इकाई को पेट और जो मुखिया है उसको महत्तर कहा जाता था। अग्रहार जो है, अग्रहार जो दान देते थे, इंपॉर्टेंट है कि अग्रहार क्या है, तो अग्रहार है ब्राह्मणों को, खाली केवल ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि, दान में दी गई भूमि, दान में जो भूमि दी जाती थी ब्राह्मणों को उसको अग्रहार भूमि जो है कहा गया। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि गुप्त काल के जो प्रशासन की व्यवस्था की हम बात करते हैं, तो गुप्तकालीन प्रशासन में देखिए सबसे पहले हमने बताया कि गुप्त काल के जो प्रशासन के जो है उसमें सबसे पहले हमने बताया कि मौर्य राजाओं की भांति तो उन्होंने अपनी पदवी नहीं रखी। उन्होंने मौर्यों के विपरीत गुप्त राजवंश के जो राजा है उन्होंने स्वयं को दोस्तों महाराजाधिराज और परम भट्टारक जैसे नामों से पुकारा। राजा था वो देवी शक्ति में जो है विश्वास करते थे और ये जो है राजा को विष्णु भगवान के जो समान मानते थे। फायान है इनका दंड विधान, बताया फायान ने कि गुप्त लोगों का जो दंड विधान है अत्यंत कोमल था, मतलब कठोर नहीं था, कोमल दंड विधान था। प्रयाग प्रशस्ति में जो है गुप्तकालीन सभा के लिए जो है एक प्रशासन के लिए राज्य सभा का उल्लेख होता है। गुप्त काल में जो है दीवानी और फौजदारी जो कानून होते हैं दोस्तों उनके बारे में विस्तृत से जो चर्चा होती है वो गुप्त काल में होती है। गुप्त काल में जो प्रांत है, सबसे पहले प्रांत बड़ी इकाई है, भूक्ति उससे छोटी, विषय और बीथी और गांव। गांव मतलब सबसे पहले तो एक स्टार्टिंग से करते हैं कि छोटे छोटे जो है गांवों को मिलाकर बीथी बनती थी। बहुत सारी बीथियों को मिलाकर जो है एक विषय बनता था, बहुत सारे विषयों को मिलाकर भुक्ति बनती थी और भुक्तियों को मिलाकर प्रांत बनता था। इसके अलावा गांव का जो मुखिया है, छोटी इकाई है, उसको पेट कहा जाता था जिस पर महत्तर नामक जो है शासन करते थे। नगर का प्रशासन जो है नगर श्रेष्ठी, सातवाहा और प्रथम कुलिक के माध्यम से किया जाता था। अग्रहार जो भूमि होती थी खाली और केवल ब्राह्मणों को जो दान में भूमि दी जाती थी वो अग्रहार भूमि कहते थे। जो व्यक्ति राजा की जो सेवा करता था उन व्यक्तियों को भी वेतन के बदले भूमि अनुदान में दी जाती थी। करों की संख्या जो है 18 बताई है जिनके नाम है भाग, भोग और ऊपरी कर जो है संभवतः जनता से लिए जाते थे। अब हम बात करते हैं कि गुप्त काल में भूमियों के प्रकार कौन कौन से थे और गुप्तकालीन जो प्रमुख अधिकारियों के बारे में। गुप्तकालीन प्रमुख अधिकारी और गुप्तकालीन भूमि के प्रकार कौन कौन से थे। गुप्त काल के जो सबसे पहले है प्रमुख अधिकारियों के बारे में बात करें तो ये है, सबसे पहले है सर्वाध्यक्ष। पहला ही पहला है सर्वाध्यक्ष। सर्वाध्यक्ष जो होता था सभी विभागों का प्रधान, सभी विभागों का प्रधान जो होता था उसको दोस्तों सर्वाध्यक्ष कहा जाता था। संधि विग्राहक होता था जिसका जो पद था संधि विग्राहक हरिसेन का, तो संधि विग्राहक जो है पद होता था वो होता था युद्ध व शांति का मंत्री। मतलब युद्ध भी होगा उसका भी मंत्री और शांति करवाएगा, युद्ध व शांति मंत्री। उसके अलावा जो बात करते हैं तो प्रतिहार जो होता था, प्रतिहार होता था वो है अंतपुर, मतलब जो महल और उनका, तो अंतपुर का रक्षक, अंतपुर का महल और इनकी रक्षा का जो कार्यभार जो होता था वो प्रतिहार के अधीन होता था। महाप्रतिहार होता था, महाप्रतिहार होता था, महाप्रतिहार राजमहलों का रक्षक, राजमहलों का रक्षक, मतलब महल में रहने वाले कोई भी व्यक्ति है उनकी जो रक्षा का कार्यभार होता था वो महाप्रतिहार के, और अंतपुर जो है छोटे छोटे महल बने होते थे उनका होता था। महादंड नायक होता था,
महादंड नायक होता था, महादंड नायक होता था मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। महादंड नायक एक पद था, वो होता था मुख्य न्यायाधीश। पुस्तपाल होता था लेखा जोखा जो करने वाला होता था, पुस्तपाल। पुस्तपाल है लेखा जोखा करने वाला अधिकारी, लेखा जोखा करने वाला अधिकारी, करने वाला अधिकारी। जो लेखा जोखा का जो कार्य करता था, मतलब शासन की कोई भी चीज है अब कुछ लिखने का होता था, वो होता था लेखा जोखा करने वाला अधिकारी। दंडपाशिक होता था, दंडपाशिक होता था पुलिस अधिकारी, पुलिस अधिकारी जो है वो दंडपाशिक होता था। दंडपाशिक का जो होता था वो पुलिस अधिकारी होता था। उसके अलावा विनय स्थिति परक, विनय स्थिति परक, विनय स्थिति परक होता था धर्म की जो व्याख्या करने वाला, धर्म व्याख्या जो करेगा वो विनय स्थिति परक जो है व्यक्ति होता था। उसके अलावा होता था गौल्मिक होता था वन अधिकारी, गौल्मिक होता था वन अधिकारी। और सौल्गिक होता था भूमि संबंधित अधिकारी, भूमि संबंधित अधिकारी जो है वो सौल्किक होता था। और उसके अलावा जो अधिकारी है महाअक्षपटलिक, एक जो इंपॉर्टेंट है कि महाअक्षपटलिक होता था, महाअक्षपटलिक जो होता था आय व्यय का, आय और व्यय मतलब शासन में कितनी आय हो रही है, व्यय कितना हो रहा है, आय व्यय का लेखा जोखा करने वाला अधिकारी, लेखा जोखा करने वाला अधिकारी है वो महाअक्षपटलिक जो है कहा जाता था। और भूमि कर का जो संग्रह करता था, एक है भूमि कर का जो संग्रह करता था वो था ध्रुवाधिकरण करण। भूमि कर, जो भी भूमि पर कर लगाया जाता था, भूमि कर का जो है संग्रह करता था वो है ध्रुवाधिकरण जो अधिकारी है वो करता था। अब हम बात करते हैं गुप्त काल में जो है, अब जमीन कौन कौन से जो प्रकार है, जमीन के भी उस समय प्रकार थे, तो जमीन के जो प्रकार बताए हैं गुप्त काल में, गुप्त काल में जो जमीन के जो प्रकार है वो है, जमीन है क्षेत्र, पहली जमीन है क्षेत्र मतलब खेती हेतु उपयुक्त, खेती हेतु मतलब जिस पर खेती हो सकती है, खेती हेतु उपयुक्त जमीन है वो क्षेत्र होती थी। वास्तु है, एक जमीन होती थी वास्तु जिस पर खाली क्या होता था, निवास, निवास योग्य भूमि, निवास योग्य भूमि है उसको वास्तु कहा जाता था। तीसरी भूमि होती थी खिल, जो भूमि खिल होती थी, जो चरागाह और जो भूमि होती है जो मतलब जोती नहीं जाती, तो जोती नहीं जाने वाली भूमि, जोती नहीं जाने वाली, खिल है कि जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसको खिल कहा जाता था। और अप्रहत भूमि होती थी, अप्रहत भूमि होती थी जो जोती नहीं गई हो, जोती नहीं गई हो मतलब जंगली भूमि, जंगल की जो भूमि होती है, जंगली भूमि जो जैसे हमारे अभी वर्तमान में जो गवर्नमेंट जो भूमि है उनको उसको जो है उनको चरागाह बना दिया जाता है, वो भूमि जोती नहीं जाने वाली भूमि है, उसको अप्रहत भूमि कहते थे। और चारागाह होती है वो पशुओं के लिए भूमि, खाली कि पशुओं के लिए चारागाह भूमि है, पशुओं के लिए, पशुओं के लिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं गुप्तकालीन जो है पद, जो बताया कि आपको जैसे दंडपाशिक है वो पुलिस अधिकारी होता था, जो पुलिस का जो अधिकारी होता था उसको दंडपाशिक कहा जाता था। पुस्तपाल होता था लेखा जोखा करने वाला अधिकारी, की शासन का जो लेखा जोखा करेगा या शासन की जो भी सारी चीजें लिखेगा वो पुस्तपाल के अधीन होगा। सर्वाध्यक्ष होता था, सभी विभाग है उनका प्रधान होता था सर्वाध्यक्ष।
संधि विग्राहक होता था, युद्ध और शांति का जो मंत्री होता था, संधि विग्राहक कहे जाते थे। प्रतिहार होता था अंतपुर, जो महल का जो होता है एक भाग, उसका रक्षक होता था। और महारक्षी प्रतिहार होता था, राजमहलों के जो प्रधान होते थे उनका अध्यक्ष होता था। महादंड नायक होता था मुख्य न्यायाधीश। महाक्षपटलेख होता था आय व्यय का लेखा जोखा करने वाला अधिकारी। विनय स्थिति परख है धर्म की व्याख्या करने वाला अधिकारी। दोस्तों अधिक ध्रुवाधिकरण है, वो भूमि कर जो है भूमि होती थी उस पर जो कर का संग्रहण करता था वो ध्रुवाधिकरण के द्वारा किया जाता था। और गौलकिक होता था जो वन का अधिकारी, सौलकिक होता था भूमि के संबंधित अधिकारी। गुप्त काल में जो भूमि के प्रकार है वो भी 5 बताए गए हैं, जिनमें क्षेत्र है खेती योग्य भूमि, वास्तु है निवास योग्य भूमि, खिल है जो भूमि जोती नहीं जाती हो, एक होती है अप्रत जो जोती नहीं गई हो, खाली वो भूमि जोती नहीं गई है। एक तो है भूमि की जिसको जोता ही नहीं जा सकता, बंजर भूमि। एक होती है जो भूमि जोत ले तो कुछ हो जाए, लेकिन वो होती है जंगली भूमि, तो उसको जो है अपरत कहा गया। एक होती थी चारागाह, जो खाली और खाली पशुओं के लिए जो चारागाह मतलब चरने के लिए उनको छोड़ दिया जाता था, उसको चारागाह भूमि कहा जाता था। अब हम बात करते हैं कि गुप्तकालीन जो है अर्थव्यवस्था के क्या साधन थे, गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था कैसी थी। अब हम बात करते हैं गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था। दोस्तों अब हम बात करते हैं गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था, गुप्तकालीन जो है अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में हम बात करेंगे तो देखेंगे कि गुप्त काल में जो है भूमिदान की प्रथा थी, और भूमिदान प्रथा थी, भूमिदान प्रथा। भूमि मालिक जो होता था राजा, भूमि मालिक है गुप्त काल में माना गया किसको, राजा को। राजा को भूमि का जो है मालिक माना जाता था। तथा गुप्त काल में जो बंदरगाह है, जैसे गुप्तकालीन जो बंदरगाहों का उल्लेख होता है तो पश्चिम मतलब ये क्षेत्र, यहां पर 2 बंदरगाह जो है गुजरात में पड़ते हैं, इसमें है भड़ोच और सोपारा। और एक बंदरगाह जो है पूर्वी तट पर जो है ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति जो बंदरगाह है उसका जो है गुप्त काल में उल्लेख किया जाता है। भड़ौच और सोपारा जो है पश्चिमी तट के बंदरगाह, और पूर्वी तट के बंदरगाह ताम्रलिप्ति का जो है उपयोग होता था। भूमि कर को जो है भूमि कर जो लिया जाता था नगद में, जो नगद भूमि कर जो है उसको भूमि कर को कहा जाता था भाग, हिरण्य मतलब नगद, और में जो है अनाज। मतलब अगर किसी से भी भूमि का जो कर लेना होता था तो भूमि कर है जो 3 चीजों में लिया जाता था, भाग, हिरण्य मतलब नगद पैसा देके, और में मतलब अनाज के रूप में भी जो है भूमि कर को लिया जाता था। गुप्तकालीन शासकों की भारत में इंपॉर्टेंट है, गुप्तकालीन शासकों की, गुप्तकालीन शासकों की सर्वाधिक मुद्रा जो है, सर्वाधिक मुद्रा जो हुई, सर्वाधिक मुद्रा कौन सी, सर्वाधिक मुद्रा जो है स्वर्ण मुद्रा, जिसको कहा जाता था दीनार। गुप्तकालीन शासकों की सबसे ज्यादा जो मुद्रा है दीनार वो है प्राप्त हुई। सबसे ज्यादा जो मुद्राएं प्राप्त होती है इतिहास में वो स्वर्ण मुद्रा, वो खाली सबसे ज्यादा जो है पहले जो स्वर्ण सिक्के जो जारी किए थे लेखयुक्त वो बिमखड़पिसस ने किए थे। सबसे ज्यादा चांदी के और सोने के सिक्के हैं जो गुप्तकालीन शासकों के मिलते थे। व्यापारियों की जो है अपनी श्रेणियां होती थी, और वो जो है गुप्त काल में उनको स्वायत्त श्रेणी जो है, व्यापारियों की श्रेणी है, व्यापारियों को जो है श्रेष्ठी कहा जाता था, तो उनकी श्रेणी है, व्यापारी श्रेणी है, उसको स्वायत्त श्रेणी कहा जाता था। कि व्यापारियों की अपनी स्वयं की श्रेणी होती थी, किसी पर उनका कोई जो है अधिकार नहीं होता था। फायान जो है चंद्रगुप्त के समय आया, उसने कहा कि
फायान में आया समय, फायान ने कहा वस्तु विनिमय व्यापार, वस्तु का विनिमय व्यापार, वस्तु विनिमय व्यापार और कौड़ियों को जो है मुद्रा माना जाता था, तो कौड़ियों के माध्यम से जो है व्यापार किया जाता था। श्रेष्ठी और साहूकार जो होते थे वो बैंकों के रूप में जो बैंकों का जो कार्य करते थे वो थे श्रेष्ठी और साहूकार। यह है बैंक रूप में। और सार्थवाह जो होते थे, सार्थवाह होते थे ये व्यापारी जो है समूह के रूप में घूमते थे इधर से उधर, और ये सार्थवाह जो है इनको कहा जाता था, व्यापारियों को कहा जाता था। चीन का रेशम है उसको कहा जाता था चिनांसुक है चीन का रेशम। चिनांसुक जो चीन का रेशम है उसका भी जो है चीन के रास्ते से जो है व्यापार किया जाता था। चीन के रेशम का, चीन का रेशम जिसको चिनांसुक कहा जाता था उसका भी व्यापार है गुप्त काल में किया जाता था। इथोपिया से हाथीदांत और फारस से हाथीदांत का जो लाते थे ये थे इथोपिया से ये हाथीदांत और फारस से घोड़ों का आयात। इथोपिया से हाथीदांत और फारस से जो है घोड़ों का आयात गुप्तकालीन द्वारा किया जाता था। गुप्त काल में व्यापार का जो है ह्रास होने लगा था, उसी समय जो है रोम काल का भी पतन होने लग गया था। जो राज्य की आय का मुख्य जो स्रोत था गुप्त काल में वो चुंगी कर, आय का मुख्य स्रोत है चुंगी कर, आय मुख्य स्रोत है चुंगी कर, मतलब चुंगी लगाते थे व्यापार पर जिससे राजस्व की आय होती थी। गुप्त काल में सुगंधित द्रव्य, मसाले, तेलियों की श्रेणी आदि का जो है गुप्त काल में उल्लेख होता है। अब हम देखते हैं गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था में, तो गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था में देखिए कि गुप्तकालीन शासकों की सबसे ज्यादा सोने की मुद्रा जो है प्राप्त हुई है जिनको दीनार कहा जाता था। भूमि दान की जो है गुप्त काल में भूमि का दान किया जाता था, यह प्रथा प्रारंभ थी और भूमि का जो है मालिक है उसको राजा को माना जाता था। आय के जो मुख्य स्रोत थे वो थे चुंगी कर जो है आय का मुख्य स्रोत थे, और जो कर लिया जाता था भूमि कर जो है उसको भाग कहते थे। हिरण्य जो है लगद में लिया जाता था, मेह है जो अनाज में लिया जाता था। फायान के अनुसार है कि वस्तु का जो है व्यापार होता था, वस्तु विनिमय मतलब वस्तु की अदला बदली। मैंने किसी से कोई वस्तु ली, उसकी दोस्तों अदला बदली की, तो बस व्यापार जो है अदला बदली का व्यापार या फिर कौड़ियों के माध्यम से जो है व्यापार किया जाता था। चीन का रेशम भी जो है गुप्त काल में आता था तो उसको चिनांसुक कहा जाता था। व्यापारियों की जो श्रेणी है वो स्वायत्त होती थी, मतलब उनपे कोई किसी का कानून और कुछ नहीं चलता था, तो व्यापारी है जो स्वायत्त श्रेणी के रूप में कार्य करते थे। गुप्तकालीन जो बंदरगाह है तो पश्चिमी तट पर जो है भड़ौच और जो सोपारा, और पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति मतलब पश्चिम बंगाल में भड़ौच और सोपारा, अभी जो वर्तमान में गुजरात में पड़ने वाले बंदरगाह थे। गुप्तकालीन जो है उसमें श्रेणी और जो साहूकारों का जो होते थे वो बैंकों के रूप में, मतलब जो अभी हम जैसे देखते हैं कि जो लोग है कर्ज देते हैं ब्याज पर, तो मतलब श्रेणी और साहूकार जो बैंक के रूप में, और सार्थवा जो है व्यापारी वर्ग है वो भार इधर से उधर वो अपने भ्रमणशील रूप में जो है व्यापार करते थे। अब हम बात करते हैं गुप्तकालीन जो है समाज कैसा था, तो गुप्तकालीन समाज के बारे में। समाज के बारे में बात करें तो गुप्त काल में हम देखते हैं कि दास प्रथा का प्रचलन था समाज में, और इस युद्ध बंदियों को दास गुप्तकालीन समाज, गुप्तकालीन समाज दास प्रथा
प्रचलन। गुप्तकालीन समाज में दास प्रथा का प्रचलन था। ब्राह्मण वर्ग वर्चस्व, ब्राह्मण वर्ग का जो है वर्चस्व था। मयूर शर्मन ने 18 अश्वमेघ यज्ञ है करवाए, मयूर शर्मन ने 18 अश्वमेघ यज्ञ करवाए। दास प्रथा का जो है प्रचलन था। इसके अलावा ब्राह्मण की परीक्षा जो है गुप्त काल में जो है समाज में ब्राह्मण की जो परीक्षा है, प्रसिद्ध है कि ब्राह्मण की जो परीक्षा है वो तुला से, क्षत्रिय अग्नि से, क्षत्रिय की परीक्षा अग्नि से, ब्राह्मण की तुला से, वैश्य की जल से, और शूद्र की विष से जो है परीक्षा ली जानी चाहिए। गुप्त काल में जो है दासों की स्थिति, दास के जो कार्य है वो बदल गए। दास कार्य हो गया कृषि करना, तथा शूद्रों का कार्य, दास नहीं, शूद्रों के जो कार्य है वो बदल गए। तो शूद्रों का जो कार्य है वो कृषि करना हो गया। और जो गुप्त काल की जो अन्य जाति थी उसमें जो है अन्य जाति जो है उनको नीची जाति की श्रेणी में दे दिया। जैसे चांडाल का जो कार्य करते थे उनको गुप्त काल में जो है पहली बार कायस्थ जाति का, जो ब्राह्मण वर्ग की है, तो कायस्थ जाति है का वर्णन मिलता है, कायस्थ जाति का वर्णन मिलता है। दासों के लिए है नारद ने 15 प्रकार और मनुस्मृति ने 7 प्रकार के जो है दास बताए हैं। नारद ने दास मुक्ति का जो अनुष्ठान, दास मुक्ति अनुष्ठान जो है, दास मुक्ति अनुष्ठान का जो वर्णन है वो नारद ने किया। दास मुक्ति अनुष्ठान है उसका वर्णन नारद करता है। नारी की स्थिति जो है, जो उस समय से पहले से जो है नारी की स्थिति कमजोर हो गई नादियों में, लेकिन विदुषी जो नारी थी, सील और भट्टारी का जो है शिक्षित नारियां थी। गुप्त काल में पहली बार जो है सती प्रथा, जो मतलब स्त्री सती हुई, उसका भी उल्लेख मिलता है 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरण अभिलेख में। तो गुप्त काल में यह है कि सती प्रथा का भी जो है उल्लेख आता है। तथा कात्यायन जो है स्त्री धन का जो समर्थक है, स्त्री धन के समर्थक थे कात्यायन ने स्त्री धन का जो है समर्थन किया कि पिता की जो मृत्यु के बाद में जो है स्त्री को भी उनका जो है धन मिलना चाहिए। तथा कुमारगुप्त के जो मंदसौर अभिलेख में रेशमी वस्त्र की जो श्रेणियां उनका, तथा कुमारगुप्त के समय मंदसौर अभिलेख में रेशमी वस्त्र का जो काम करते थे उन श्रेणियों ने उस समय वहां दिक्कत आई तो उस जगह को छोड़कर लाट जगह पर अपना जो है रेशमी वस्त्र का जो धंधा करना प्रारंभ किया। और उससे अभिलेख से ज्ञात होता है कि इन्होंने जो है दसपुर जो है में सूर्य मंदिर का जो है निर्माण करवाया। अब हमने देखा कि गुप्तकालीन समाज है, तो गुप्तकालीन समाज में देखा कि गुप्त काल जो में जो राजा और जो है वो जब युद्ध करके आते थे तो युद्ध में उन लोगों को बंदी बनाया जाता था, तो उन बंदियों को जो है दास कहा जाता था। तो गुप्त काल में दास प्रथा का जो है प्रचलन था।
इसके अलावा ब्राह्मण वर्ग का गुप्त काल में सबसे ज्यादा वर्चस्व था, क्योंकि जो साहित्य लिखा या फिर जो भी बड़े लोग हुए वो ब्राह्मण वर्ग के थे, तो ब्राह्मण वर्ग का वर्चस्व था। और इस वर्चस्व से देखा जाता है कि क्योंकि मयूर शर्मन एक ब्राह्मण ने 18 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, मतलब जो हर राजा का जो पुरोहित बना और पुरोहित बनने के बाद में उसने अश्वमेध यज्ञ करवाए, तो प्रधान पुरोहित ही जो है अश्वमेध यज्ञ करवाता है। कायस्थ जाति का जो पहली बार वर्णन होता है वो गुप्त काल में होता है। गुप्त काल में जो दास है वो नारद ने 15 प्रकार के दास बताए हैं और मनुस्मृति ने 7 प्रकार के दास बताए हैं। और दास मुक्ति मतलब दासों को मुक्ति मिल सकती है, उस दास मुक्ति अनुष्ठान का जो वर्णन करता है वो नारद करता है। स्त्री धन का जो है गुप्त काल में उल्लेख होता है कि स्त्रियों को अपने पिता की मृत्यु के बाद में थोड़ा जो हिस्सा मिलना चाहिए, उस स्त्री धन का उल्लेख होता है। कात्यायन उस स्त्री धन का जो है उल्लेख करता है। गुप्त काल में जो है स्त्रियों की दशा, नारी की दशा गिर गई थी, लेकिन उस समय भी कुछ शिक्षित महिलाएं हुई, जिनमें सील और भट्टारी का जो है प्रमुख जो है विदुषी महिला थी। जैसे वैदिक काल में जो है विदुषी महिला थी, तो ऐसे ही गुप्त काल में जो है सील और भट्टारी का जो है महिला थी। गुप्त काल में जो है शूद्रों का कार्य बदल के कृषि कार्य हो गया और नीची जाति का कार्य वो, और इनसे शूद्रों से भी नीचे जो बिल्कुल उनको निचले स्तर पर माना जाता था, उनका कार्य हो गया चांडाल का कार्य। इसके अलावा जो गुप्त काल में जो है न्याय व्यवस्था, जो समाज का जो गुप्तकालीन समाज जो न्याय व्यवस्था की बात करता है, तो न्याय व्यवस्था जो समाज की जो जातियों के आधार पर बात करता है कि ब्राह्मण वर्ग की जो परीक्षा है वो तुला से लेनी चाहिए, मतलब तोल कर उनको लेनी चाहिए। उसके अलावा तुला मतलब किसी ने पाप किया है तो उसको पाप के बदले में, तुला का मतलब ये होता है उस बदले में उसको उतना ही जो धन उसकी वजन के अनुसार उसके उतना धन देना पड़ेगा। तो तुला से क्षत्रिय की जो है अग्नि को पार करके वैश्य वर्ग की परीक्षा जो है जल में, और उसको शूद्र की परीक्षा जो है विष के माध्यम से ली जानी चाहिए। अब हम बात करते हैं गुप्तकालीन कला और साहित्य के बारे में। गुप्तकालीन कला और साहित्य, गुप्तकालीन जो समय था उसको जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल का जो टाइम था उसको दोस्तों स्वर्ण युग जो है कहा जाता था। अपने कला और साहित्य की जो उन्नति है वो गुप्त काल में विशेष रूप से हुई। तो कला और जो साहित्य के विकास की दृष्टि से गुप्त काल को इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्तकालीन कला और साहित्य, कला और साहित्य, तो गुप्तकालीन जो समय था इसको जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। कला और साहित्य का जो है स्वर्ण युग कौन सा युग है? क्वेश्चन आए कि एग्जाम में कि सब जो इतिहास में किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है, कला और साहित्य का, तो कला और साहित्य का स्वर्ण युग गुप्त काल को दोस्तों कहा जाता है। गुप्त काल के मंदिर जो है नागर शैली में बने हुए थे। गुप्त काल के जो मंदिर है नागर शैली में बने हुए थे, जिनमें गर्भगृह तथा शिखर निर्माण महत्वपूर्ण था। शिखर निर्माण जो है महत्वपूर्ण है, गर्भगृह और शिखर निर्माण। देखो भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैली है, नागर, द्रविड़ और बेसर। नागर शैली का जो विकास है जो जैसे भारत में 3 है, द्रविड़ मतलब दक्षिण भारत में, नागर शैली के मंदिर है पूर्वी जो भारत में मिले हैं, और बेसर शैली के जो मंदिर जो मिलते हैं, बेसर शैली के जो मंदिर प्राप्त होते हैं विंध्याचल के जो आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर जो है बेसर शैली के मंदिर। दक्षिण भारत में जो मंदिर मिले हैं वो द्रविड़ शैली के, जिनमें गोपुरम और मंडल और वो प्रमुख है। और नागर शैली के मंदिरों में गर्भगृह जो पूजा का जो होता है वो गर्भगृह जो बनाया जाता है वो गर्भगृह, तथा इसके अंदर जो शिखर, जो मंदिर पे देखा होगा एक जो शिखर ऐसे बनाया जाता है, तो मंदिर के जो ऊपर जो शिखर बनाया जाता है, तो शिखर इनके मंदिरों का जो है महत्वपूर्ण है, शिखर निर्माण। यहां पर जो महत्वपूर्ण मंदिर मिले हैं वो है गुप्त काल के मंदिर है उदयगिरी का विष्णु मंदिर, उदयगिरी का विष्णु मंदिर। इसके अलावा एरण के बरहा और विष्णु के मंदिर, एरण में मंदिर मिले बरहा और विष्णु मंदिर, एरण के बरहा और विष्णु के मंदिर। भूमरा का शिवगढ़,
भूमरा का शिवगढ़, नाचना कोठार का एमपी में, नाचना कोठार का मध्य प्रदेश में पड़ता है ये, नाचना कोठार का मंदिर है, नाचना कोठार का पार्वती मंदिर पार्वती मंदिर जो है मिलता है गुप्त काल में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ झांसी, देवगढ़ है यूपी में, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर जो है गुप्त काल की कला की जो है उत्कृष्ट देन है। गुप्त काल के जो सर्वोत्तम जो मंदिर है वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, वो जो ये पड़ता है झांसी में। गुप्त काल का जो सर्वश्रेष्ठ मंदिर है वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण, सारनाथ में जो है धमेक स्तूप का निर्माण, धमेक स्तूप का जो निर्माण है गुप्त काल में हुआ। कुमारगुप्त के समय नालंदा विश्वविद्यालय की जो है रचना हुई, तथा यहां पर जो है अजंता की जो गुफा संख्या 16 है में, गुफा संख्या 16 में, अजंता की गुफा संख्या 16 में जो है मरणासन जो राजकुमारी का, जो मरणासन राजकुमारी है उसका जो चित्र है, मरणासन मतलब अपने अंतिम समय में जो एक नारी का चित्र बना हुआ है वो चिन्हित है, जो कि महायान बौद्ध से जो संबंधित है, महायान बौद्ध से वो चित्र संबंधित है महायान बौद्ध से। तो अजंता की गुफा संख्या 16 में जो चित्र मिला है, अजंता गुफा नंबर 16 में जो चित्र मिला है मरणासन, ये प्रसिद्ध चित्र है। तथा गुप्त काल में जो है अजंता की जो गुफा है 6, 17 और 19 वो गुप्त काल में निर्माण हुआ। अजंता की जो गुफा है 6, 17 और 19 उनका निर्माण है गुप्त काल के लिए हुआ। गुप्त काल में जो साहित्य है वो कालिदास का साहित्य जो है इंपॉर्टेंट है, जो संस्कृत साहित्य जो कालिदास ने लिखा है। गुप्त काल के ऊपर जो है बाद में जयशंकर प्रसाद ने भी एक जो रचना की, द्वरूप स्वामिनी की रचना की। तथा शूद्रक का जो नाटक है मृच्छकटिकम, वो एक वैश्या और एक ब्राह्मण की जो है जो उसकी व्याख्या करता है। तो शूद्रक का जो नाटक है मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम शूद्रक का, यह भी जो है गुप्तकालीन रचना है। तथा गुप्त काल की जो राजकीय भाषा थी वो थी संस्कृत। संस्कृत का जो गुप्त काल की जो भाषा चलती थी वो संस्कृत भाषा थी। अब हम बात करते हैं गुप्त काल का जो कला और साहित्य। गुप्त काल में हम देखते हैं कि गुप्त काल को कला और साहित्य का जो है स्वर्ण युग माना जाता है। गुप्त काल को कला और साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। नागर शैली जो है गुप्त काल में मिलती है, जिसमें गर्भगृह का शिखर जो निर्माण है उस वो महत्वपूर्ण होता है। उदयगिरी का विष्णु मंदिर, ऐरण का बराह मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर। क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जामों में कि ये मंदिर किस समय की रचना है, या ये मंदिर कहां पड़ता है, या किस मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ, किस राजा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। देवगढ़ का दशावतार मंदिर झांसी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गुप्त काल की रचना है। भूमरा का शिवगढ़ मंदिर, नाचना कोठार का पार्वती मंदिर, दसपुर का सूर्य मंदिर आदि जो है, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ये जो मंदिर है गुप्त काल की रचना है। मृच्छकटिकम जो है गुप्तकालीन जो साहित्य है, जिसमें एक ब्राह्मण और एक वैश्या की जो प्रेम कहानी का वर्णन है। सारनाथ के धमेक स्तूप का जो निर्माण हुआ वो गुप्त काल में हुआ। गुप्तकालीन की जो भाषा है वो संस्कृत है। अजंता की गुफा संख्या 6, 17 और 19 जो है बात करते हैं गुप्त काल के ऊपर बातें करती है। तथा मरणासन राजकुमारी का जो चित्र है वो महायान बौद्ध की एक जो शाखा है उससे संबंधित है। तथा यह जो है अजंता, यह गुप्तकालीन चित्रकला का एक विशेष और महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसके अलावा गुप्तकालीन साहित्य जो कालिदास के द्वारा भी लिखा गया हो, तथा अमर सिंह का जो लिखित अमरकोश, जिसमें कृषि भूमि के 18 प्रकार बताए गए हैं, तो वो भी गुप्तकालीन साहित्य की एक रचना है। अब हम बात करते हैं गुप्तकालीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी, क्योंकि गुप्त काल में दो महान, एक आर्यभट्ट जिन्होंने शून्य का सिद्धांत दिया, बरहामीर ने अपनी ब्रह्म संहिता लिखी, तो आदि का जो है उल्लेख है। अब बात करते हैं गुप्तकालीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी। गुप्तकालीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोस्तों, अब हम बात करते हैं गुप्तकालीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में। गुप्तकालीन विज्ञान और गुप्तकालीन विज्ञान
व प्रौद्योगिकी। आर्यभट्टियम की रचना की किसने? आर्यभट्ट ने, जिन्होंने जो है एक पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमती है सिद्धांत दिया, शून्य का सिद्धांत दिया। ये पाटलिपुत्र के जो है निवासी थे और इन्हें दशमलव प्रणाली का ज्ञान था। इन्होंने सिद्ध किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ब्रह्मगुप्त की जो है रचना है, ब्रह्मगुप्त की रचना है ब्रह्म सिद्धांत। इन्होंने दिया ब्रह्म सिद्धांत, ब्रह्मगुप्त ने दिया ब्रह्म सिद्धांत, जिसमें कहा कि यह सिद्धांत जो है खगोल शास्त्र का, यह सिद्धांत है खगोल शास्त्र का। एग्जाम में आ जाता है कि आर्यभट्टियम रचना किसकी है। आर्यभट्ट ने सिद्धांत दिया कि शून्य सिद्धांत और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमती है। खगोल शास्त्र की जो मुख्य पुस्तक है वो है ब्रह्मगुप्त द्वारा लिखी गई। धन्वंतरी और सुश्रुत, धन्वंतरी और सुश्रुत जो है प्रमुख वैद्य थे, मतलब चिकित्सक थे। धन्वंतरी जो लिखित जो है, आज भी जो डॉक्टर जो शपथ लेता है, बच्चों अगर ध्यान हो तो, आज भी जो शपथ लेते हैं डॉक्टर, वो धन्वंतरी के ही जो चिकित्सा शास्त्र के ऊपर जो उनका लिखा हुआ है, तो धन्वंतरी के ही जो चिकित्सा शास्त्रीय जो ग्रंथ है उनका जो लिखा हुआ है, उसी के अनुसार जो है आज भी जो चिकित्सक है जो शपथ लेते हैं। नवनीतकम इस काल की, नवनीतकम जो पुस्तक है, नवनीतकम इस काल की प्रसिद्ध चिकित्सा पुस्तक है। चिकित्सा की जो पुस्तक है नवनीतकम जो है वो गुप्त काल की प्रमुख चिकित्सा शास्त्र की पुस्तक है। दोस्तों हमने बात कर रहे हैं कि गुप्त काल में जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो पहले भी कहीं भी नहीं हुआ, जो विकास गुप्त काल में हुआ, क्योंकि आर्यभट्टियम जो है इनका जन्म पाटलिपुत्र में ईसा की 5वीं शताब्दी में हुआ। इन्होंने जो है शून्य सिद्धांत दिया तथा पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। बरामीर भी इसी समय हुए। ब्रह्मगुप्त ने जो ब्रह्म सिद्धांत लिखी, जो प्रमुख खगोल शास्त्र की पुस्तक थी। धन्वंतरी सुश्रुत जो है उस समय के प्रमुख वैद्य थे। अब हम बात करते हैं गुप्तकालीन धर्म के बारे में। गुप्तकालीन धर्म कैसा था, कौन कौन से जो धार्मिक है, अब हम बात करते हैं कौन कौन सी जो धार्मिक नीति है या फिर धार्मिक देवताओं की जो है स्तुति की जाती थी। गुप्त काल में त्रिमूर्ति के अलावा गुप्तकालीन धर्म त्रैमूर्ति संकल्पना का जो है गुप्त काल में उदय हुआ। त्रिमूर्ति संकल्पना मतलब ब्रह्मा, विष्णु और महेश। त्रिमूर्ति माना गया है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। त्रिमूर्ति संकल्पना ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और गुप्त काल में इनकी पूजा होना भी जो है प्रारंभ हो गया तथा मूर्ति पूजा गुप्त काल में प्रारंभ हुआ। मूर्ति पूजा अब है हिंदू धर्म का प्रमुख लक्ष्य बन गया। मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई, मूर्तियों की जो है पूजा होना प्रारंभ हो गया। पहले जो है मूर्तियां नहीं मिलती थी, लेकिन मूर्ति पूजा जो है हिंदू विधान का मुख्य लक्ष्य बन गया। ब्राह्मण धर्म का पुनः उत्थान हुआ तथा पुरोहितों को जो है यज्ञों से ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ व पुरोहित महत्व बढ़ गया। यज्ञों की वजह से
मतलब गुप्तकालीन शासकों ने बहुत सारे यज्ञ किए, तो यज्ञों की वजह से जो है पुरोहितों का महत्व भी दोस्तों बढ़ गया। ब्राह्मण धर्म का जो पहले जो एक समय था कि जैसे, क्योंकि अशोक के समय जैसे मौर्य काल में, तो उसके बाद में भी जो शासक हुए उन्होंने भी अलग अलग धर्मों को राजराज्य दिया। जैन और बौद्ध धर्म की जो है काफ़ी जो उस समय विकास हुआ। लेकिन गुप्त काल में पुनः जो है अवतारवाद की धारणा जो है विकसित हुई, जिसमें त्रिमूर्ति जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु के भी 10 अवतार जो है माने गए, तो अवतारवाद की संकल्पना हुई। इसके अलावा ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ, और ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ तो पुरोहित वर्ग है उसका महत्व बढ़ गया, क्योंकि पुरोहित वर्ग ही यज्ञ करवाता, तो यज्ञ करवाने के कारण है गुप्त काल में दोस्तों पुरोहित वर्ग का महत्व बढ़ गया। इसमें शिव और विष्णु का जो है एक साथ दिखाया। भागवत धर्म जो है मौर्य काल में प्रारंभ हो गया, लेकिन भागवत धर्म जो मौर्य काल में प्रारंभ हो गया, लेकिन उस धर्म की जो व्याख्या जो अच्छे से की गई, वो भागवत धर्म की व्याख्या है वो गुप्त काल में की गई। उसके अलावा जो नारायणवाद, जो विष्णु है उस समय विष्णु है, उनको नारायण नाम दिया गया, विष्णु को नारायण नाम दिया गया। अवतारवाद की जो है अवतारवाद संकल्पना आई और 10 अवतार माने गए, 10 अवतार माने गए विष्णु भगवान के। जैसे अंतिम अवतार माना गया कि कल्कि अवतार जो माना गया, उससे पहले कल्कि से पहले जो हुए कलयुग में कल्कि अवतार होगा कृष्ण, राम, परशु, तो मत्स्य आदि जो है विष्णु भगवान के जो 10 अवतार माने गए। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती की जो है कि शिव और पार्वती दोनों है, तो उनका जो आदि औरत और आदि स्त्री, उस अर्धनारीश्वर जो है रूप की संकल्पना हुई। दोस्तों तो अब हमने बात की थी आज की, हमारा जो टॉपिक था गुप्तकालीन प्रशासन, जिसमें हमने गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में बात की। उसके बाद में हमने गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में बात की। उसके बाद में हमने गुप्तकालीन समाज के बारे में बात की। उसके बाद में हम गुप्तकालीन कला जो है प्रौद्योगिकी और कला के बारे में बात की। उसके बाद में हमने विज्ञान, गुप्तकालीन कला और साहित्य के बारे में बात की। उसके बाद में हमने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में बात की। और अब हम बात कर रही हमने कि गुप्तकालीन धर्म, तो गुप्तकालीन धर्म में जो है, जो गुप्त काल में आगे बढ़ गया, गुप्त काल में त्रिमूर्ति, पहले भगवानों को बस एक था कि भगवान है ऐसा है, लेकिन गुप्त काल में एक नाम दे दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिमूर्ति मान लिया। इनकी जो मूर्ति पूजा है वो प्रारंभ हो गई। विष्णु को नारायण का जो है रूप माना जाने लगा कि जिसने, और बराह अवतार की भी संकल्पना इसी समय हुई, जिसने कि 3 जो राजा बलि ने 3 जो है राजा बलि से उन्होंने भूमि मांगी और 3 पग में उन्होंने पूरी धरती को नाप दिया। अवतारवाद मतलब विष्णु भगवान के 10 अवतारों का रूप आया। अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती के जो रूप की पूजा होने लगी। भागवत धर्म जो मौर्य काल में ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन भागवत धर्म का जो असले से जो ज्यादा विस्तार हुआ वो गुप्त काल में हुआ। तथा ब्राह्मण धर्म का उदय हुआ, तथा पुरोहित वर्ग का जो है यज्ञ करवाने की वजह से पुरोहित धर्म का जो है गुप्त काल में दोस्तों महत्व बढ़ गया।